कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। आज के बड़े मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं आरएसएस। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आ चुके थे। उसके बाद यहाँ पर यूपी में जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक का जो रेशियो दिखा 0, उसके बाद कई बड़े राज्यों में भी मुस्लिम वोट बैंक का रेशियो दिखा 0, जिसे लेकर बात ये भड़क गई कि आरएसएस के कुछ ऐसे यहाँ पर लोग थे, अधिकारी थे, जिन्हें ये पूरा जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है उन्हें दिया गया था इसलिए कि मुस्लिमों तक बीजेपी की बात पहुंचे और वहां का वोट बैंक भी जो है बीजेपी के खाते में आए। लेकिन जब यहाँ पर आंकड़े सामने आए तो यहाँ पर 0 रिस्पॉन्स दिखा। उसके बाद बीजेपी ने इस संघ से अपनी दूरियां बनानी शुरू कर दी। यानी कि इस वक्त मोहन भागवत वर्सेस पीएम मोदी, ये हॉट टॉपिक चल रहा है। इस वक्त खबरों में आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो अनबन हो गई है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना है। आज की डिबेट में मैं मेरे साथी प्रांशी राठौर से इसी पर बात करने वाली हूं कि किस तरीके से जो मोहन भागवत और पीएम मोदी, यानी कि बीजेपी और आरएसएस जो साथ साथ चलते थे, बीजेपी के मुद्दों को आरएसएस आगे जनता तक पहुंचाती थी और कहीं ना कहीं अब जो है ये मुद्दे पिछड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने है उसमें मुस्लिम वोट बैंक कहीं नहीं दिख रहा। तो बीजेपी का बड़ा सवाल था कि क्या आपने जमीनी काम किया था, अगर किया था तो हमें मुस्लिम वोट बैंक क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये भी एक बड़ी हार की वजह बन रही है। बीजेपी जो कई राज्यों से अपनी सीटें हारी, जहां पर दावा ठोक रही थी, कह रही थी कि 400 पार करेंगे, 241 पर आकर सुई अटक गई। ऐसे में बता दें कि मोहन भागवत का एक बयान भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकार से काम करने के लिए कह रहे हैं और घमंड करने के लिए मना कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर बता दें कि जो इंद्रेश कुमार है वो भी जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनके भी बयान आ गए हैं और उन्होंने कहा कि राम का नाम जपने वाले आगे निकल गए हैं, राम का नाम ना जपने वाले पीछे रह गए। कहीं ना कहीं बीजेपी पे उन्होंने निशाना साधा। लेकिन रातों रात जब ये वायरल होने लगा उनका बयान, तो सुबह ही उन्होंने एक फिर से बयान दिया और उसमें माफी मांग ली और कहा कि देश के हालात देखकर मैंने ऐसा कहा और मैंने किसी पार्टी पर तंज नहीं कसा, लेकिन अगर किसी को चुभा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी की अनबन बढ़ती जा रही है। एक बड़ा संघ जो बीजेपी के साथ जुड़ा था, बीजेपी के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर रिश्ते खराब हो रहे हैं। प्रांशी, आपसे बड़ा सवाल रहेगा, क्या यहाँ पर आरएसएस सच बोल रहा है कि उसने काम तो किया है, लेकिन बीजेपी का घमंड इतना हो गया कि अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहा और हमारे सिर जो है ठीक रहा फोड़ रहा है? दरअसल उन्होंने कहा है कि आरएसएस को घसीटा गया है, कि इल्जाम आरएसएस पे डाला है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि आरएसएस ने कोई काम ही नहीं किया। आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों तक उनके मुद्दे नहीं पहुंचे। क्या लगता है आपको, यहाँ पर बीजेपी सच बोल रही है या आरएसएस? देखिए, आखिरकार दोनों में सच कौन बोल रहा है इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता आशु। लेकिन अभी देखा जाए जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम देख रहे थे पक्ष और विपक्ष के बीच, अब वो यहाँ पर हम वो देख रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के बीच। अब बीजेपी और आरएसएस का जो बॉन्ड रहा है, जो गठबंधन रहा है, वो कितना शानदार रहा है ये आप भी जानती हैं। आरएसएस को यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जाए तो क्रेडिट दिया जाता था बीजेपी की जीत का। बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, सफलता के झंडे गाड़ती हुई नजर आ रही थी, मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आई है सभी राज्यों में। तो ऐसे में आरएसएस को काफी अहम माना जाता है उसके लिए। और ऐसे में हम देखा जाए तो कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो आरएसएस से आते हैं, जो पहले आरएसएस में आए, आरएसएस में कदम रखा, इसके बाद वह बीजेपी की तरफ रुख करते हैं, पार्टियों की तरफ रुख करते हैं। तो आरएसएस से जुड़े जितने भी नेता हैं उनकी सफलता के बारे में भी लोग जानते हैं। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है, उसे लेकर इस बार ये भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव में इसका पूरा असर दिखाई दिया है, क्योंकि आरएसएस का पूरा साथ यहाँ पर बीजेपी के साथ नजर नहीं आया। आरएसएस संघ अगर बीजेपी के साथ नहीं था तो इसी वजह से बीजेपी की कम सीटें आई हैं, ये दावे किए गए हैं। बीजेपी को इस बार बहुमत तक नहीं मिल पाया। बीजेपी हालांकि यहाँ पर जीत तो हासिल कर लेती है, लेकिन 400 का पार जो बीजेपी ने आंकड़ा रखा था, एक लक्ष्य रखा था कि इस लक्ष्य को हम पार करने की कोशिश करेंगे, इस लक्ष्य से हम पार होकर दिखाएंगे, लेकिन वह हो नहीं पाती क्योंकि बीजेपी का ये खुद का बनाया हुआ लक्ष्य था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब आरएसएस कहीं ना कहीं जिस तरह से अब बयान दिए जा
जा रहे हैं, उसके चलते सियासी अटकलें तेज हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आपने बात छेड़ दी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने काम किया, जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिए, आज भी वह एक्शन में है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी भी खतरे में है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि कितनी कम सीटें बीजेपी के हैं। इससे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी सीटें जीत कर ले गई, 36 सीटों पर सपा ने जीत हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी 34 पर सिमट जाती है। तो ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आरएसएस संघ से अब कहीं ना कहीं मुलाकात की जा सकती है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। गोरखपुर पहुंच रहे हैं आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब उनसे जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। 16 जून को वह यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो अब यही कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या वाकई में इस कुर्सी को इसी तरीके से अपनी बचाए रखेंगे या फिर नहीं, और यहाँ पर आरएसएस की भूमिका कितनी अहम बन जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आरएसएस संघ और बीजेपी के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, ये मुद्दा गरमाया हुआ है। दूसरा ही बड़ा मुद्दा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बन चुका है। तो यही तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि बीजेपी का झुकाव आरएसएस की तरफ ऐसे ही बना रहेगा या फिर नहीं। जी, हाल ही में एक भाषण की वीडियो जारी हुई है जिसमें मोहन भागवत जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं नसीहत दे रहे हैं मणिपुर को लेकर, क्योंकि जो बात करें यहाँ पर लोकसभा में हार की, तो सिर्फ आरएसएस का काम नहीं और बहुत से मुद्दे सामने आ रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को भी हटाया जाए तो लोगों का ये कहना है, जनता का मानना, कि जब महंगाई और बेरोजगारी इन सब की बातें करते थे तो बीजेपी गोलमोल जवाब देकर वहां से निकलती थी, लेकिन धर्म की राजनीति बहुत करती थी। तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति इस बार काम नहीं आई और इसी बात को लेकर आरएसएस ने नसीहत देनी शुरू कर दी है। हाल ही में एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें मोहन भागवत मणिपुर को लेकर बीजेपी को कह रहे हैं कि वहां नजर डालने की जरूरत है, मणिपुर की जनता आपको कब से देख रही है। पहले आप एक बार उनकी ये वीडियोस देखिए। प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो देखा आपने किस तरीके से मोहन भागवत ने मणिपुर का ये टॉपिक छेड़ दिया। लोकसभा से पहले मोहन भागवत का मणिपुर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस की अनबन शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने रोटियां सेकने का काम शुरू कर दिया। मणिपुर के ऊपर जो है अपने भाषण, जो नागपुर में वो भाषण दे रहे थे, वहां मणिपुर की बात उठाई और उसके बाद से सियासत फिर से तेज हो गई। और बात करें अब आरएसएस और बीजेपी की, तो दोनों के प्रवक्ता का कहना है कि, यानी कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो इस वक्त कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार, जिन्हें मुस्लिम वोट बैंक दिया गया था, क्या उन्होंने उस पर काम किया? और उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार को तो इग्नोर करना चाहिए, आरएसएस में कोई बड़ा पद भी नहीं उनके पास। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं जिस आरएसएस के गले मिलती थी, जिससे भाईचारे का रिश्ता रखती थी, अब उससे अपना दामन छुड़वा रही है। उसके जो पदाधिकारी है उन्हें कह रहे हैं कि इनके पास तो इतना खास बड़ा पद नहीं है, ये स्टेटमेंट दे कैसे सकते हैं इस अधिकारियों से। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से अनबन हो रही है, यहाँ स्टेज पर जो है रिश्ते बिखरते और बिगड़ रहे दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, वैसे पुरानी खबर पे बात करें तो सीएम योगी को लेकर बड़ी सी अफवाहें फैली थी कि जो अमित शाह है और जो पीएम मोदी है मिलकर उन्हें यूपी से हटाने का काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ये भी बड़ी वजह बनी यूपी से उनकी हार की, क्योंकि यहाँ जो जनता थी यूपी की, उनका कहना था कि 2 गुजराती यहाँ नहीं आ सकते। सीएम योगी के चेहरे पर बीजेपी का दबदबा यूपी में बना हुआ था, लेकिन अगर ये हमारे योगी जी को हटाने का
प्लान कर रहे हैं तो हम बीजेपी नहीं आने देंगे। ये भी बड़ी वजह बनी थी। प्रांशी, आपसे यही बड़ा सवाल रहेगा कि आज गोरखपुर में एक जो मंच जो है यहाँ पर साझा होगा, मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ मौजूद रहेंगे। क्या लगता है आपको कि जिन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी और जिनसे रिश्तों में बनबन हो गई है, क्या इन दोनों का जो यहाँ पर मिलन होगा ये बीजेपी को कोई बड़ा खतरा दे सकता है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह से आपने बात छेड़ी है, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्हें लेकर जनता ये तक कहती हुई नजर आई कि आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री चुने जाएंगे बीजेपी की तरफ से, अगर बीजेपी जीत जाती है कभी लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में, तो उस दौरान वह योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर उपाधि उन्हें मिल रही है, कितना बड़ा यहाँ पर पद उन्हें दिए जाने की बात जनता कहती हुई नजर आई है। उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। और अब यहाँ पर जिस तरह से आपने बात कही, पीएम मोदी और अमित शाह मिलकर कहीं ना कहीं रणनीति बना सकते हैं योगी आदित्यनाथ को, तो शायद ही ये होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ काफी भरोसेमंद नेता है बीजेपी में। और बीजेपी में जो एक खास बात देखने को मिलती है आशु, वो यही है कि बीजेपी अपने नेताओं का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। हमने ये भी देखा है, नितिन गडकरी जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा आज भी हैं, और नितिन गडकरी को भी प्रधानमंत्री के तौर पर जनता देखना चाहती है। काफी कंट्रोवर्सी से वह दूर नजर आते हैं। उनका तो ये भी कहना रहता है कि विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो चुनाव लड़ने में वो मजे ही क्या आएंगे। तो विपक्ष को भी वह मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें जनता देखती हुई चली आ रही है। लेकिन नितिन गडकरी की तलखी भी कहीं ना कहीं यही नजर आती है कि नितिन गडकरी और पीएम मोदी के बीच तलखी है। लेकिन हमने देखा कि आज तक उन्हें कोई नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिला है बीजेपी में। आज भी वह एक बड़े पद पर है, एक बड़े ओहदे पर हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर अगर बात कर ली जाए तो यूपी की सियासत में जिस तरह से हमने देखा, इस बार बीजेपी हार गई, लेकिन कहीं ना कहीं हार का ठीकरा उनके ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज भी कड़े एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी यूपी में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जनता वहां की काफी, देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हुई देखी जाती है। अब यहाँ पर आरएसएस, संघ और बीजेपी के नेताओं की बात कर ली जाए तो वो जो तलखियां देखने को मिल रही हैं एक वक्त के साथ खत्म होती हुई भी नजर आएंगी आशु। अब देखना होगा कि वो खत्म कब होंगी। और योगी आदित्यनाथ और आरएसएस संघ के बारे में बात कर ली जाए तो आज जब मुलाकात होगी, इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं होंगी, क्या कुछ बातें होंगी, ये सब कुछ उस मुलाकात पर निर्भर करता है। तो देखते हैं कि आज यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ऐसे क्या फैसले लेते हैं और उन फैसलों से बीजेपी आलाकमान कितने खुश होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। धन्यवाद प्रांशी। तो आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो अनबन बनी हुई है, आज की डिबेट खास उसी पर रखी गई ताकि जनता को समझाया जाए कि क्या आरएसएस कहना चाहती है और क्या बीजेपी इसे समझ रही है। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे UIP न्यूज़।